मैं राहुल सिंह आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने कॉन्टिनेंट्स का जो सीरीज स्टार्ट किया है, महाद्वीप की जो श्रेणी स्टार्ट की है, उसमें सबसे पहले जो एशिया का महाद्वीप और उसके बारे में जितने सारे तथ्य थे जो परीक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे, वो सारे कुछ हमने कवर कर लिया है अपने पहले पार्ट में। दूसरा पार्ट जो हमारा होगा वो अफ्रीका होगा, जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप होगा और जहां पर आपको करीब करीब 54 देश देखने को मिलेंगे। उसके अलावा उसकी जो चौहद्दी होगी, जो चारों तरफ की चीजें होंगी, जो महासागर, जो पर्वतमालाएं, उनके साथ उसके साथ साथ उसकी जो भौगोलिक परिस्थितियां होंगी, उसके बारे में हम लोग इस पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग अफ्रीका के इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो आप देखते हो जब आप वर्ल्ड मैप पे देखते हो तो एशिया के आप जैसे ही पूरब की ओर आते हो, मतलब पश्चिम की ओर आते हो, तो आपको दिखता है अफ्रीका। यूरोप के आप नीचे की ओर आते हो, आप अपने मैप पे देखेंगे एटलस में, तो यूरोप से जस्ट नीचे आप देखोगे तो अफ्रीका दिखेगा आपको। और वहीं पे दक्षिण अफ्रीका के आप पूरब में आओगे तो आपको दिखेगा अफ्रीका, या अटलांटिक महासागर के पूरब में आप आओगे तो अफ्रीका दिखेगा। तो आप उस पर गौर कीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप पे। और अफ्रीका महाद्वीप को थोड़ा सा मैं जूम करके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपको मिलने वाली है। मतलब कि एग्जैक्टली आपको थोड़ी बहुत चीजें याद होनी चाहिए। जैसे कि आप अफ्रीका जैसे ही आपके दिमाग में आता है, आपको देखना चाहिए कि मेडिटेरियन सी, मतलब कि भूमध्य सागर। आपको मालूम होना चाहिए कि जस्ट उसके उत्तर में, जैसे ही उत्तर की ओर पहुंचते हैं, हमको क्या दिखना चाहिए? भूमध्य सागर। नीचे जैसे ही आते हैं हमको क्या दिखना चाहिए? इंडियन ओशियन, या मतलब कि हिंद महासागर। ठीक है। उसके अगर पश्चिम की ओर आते हैं तो अटलांटिक ओशियन, मतलब अटलांटिक महासागर। और उसमें भी जो साउथ अटलांटिक ओशियन है वो आपको देखने को मिलेगा नीचे की ओर, और ऊपर में आपको दिखेगा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, मतलब कि उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर, आपको दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट होगा वो कल भी हम लोग बात किए थे, आज भी बात करेंगे थोड़ा बहुत, रेड सी के बारे में, जो कि किसको अलग करता है? एशिया और अफ्रीका को। ठीक है। उसके अलावा यहीं पे स्वेज नहर आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम लोग आज विस्तार से जानेंगे कि कब उसका निर्माण हुआ, कब उसको, उस नहर को खोला गया। ठीक है। और उससे हमारा जो व्यापार है, जो ट्रेड है, किसके साथ? यूरोप के साथ, या मतलब कि आप कह सकते हो कि पश्चिमी एशिया के साथ जो हमारा व्यापार है वो कितना आसान हो गया है। ठीक है। या अफ्रीका के साथ जो हमारा व्यापार है कितना आसान हो जाता है। ठीक है। उसके बारे में थोड़ी बहुत जानेंगे। उसके अलावा हम लोग जो इसकी विशेषताएं हैं, जो इस महाद्वीप की विशेषताएं हैं, जिसमें कि आपको दिखेगा कि, ध्यान रखेंगे कि तीनों जो रेखा है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं यहां से इस महाद्वीप से होकर गुजरेंगी। एकमात्र जो है ये ऐसा महाद्वीप होगा जहां पर कि कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों आपको काटती हुई दिखाई देंगी। ऐसी ऐसी नदियां दिखाई देंगी जो कि दो दो बार कर्क रेखा को, मतलब मकर रेखा को काटती हुई दिखेंगी, विषुवत रेखा को काटती हुई दिखेंगी। ठीक है। तो ये सब विशेषताएं जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा गरीब देश, मतलब कि बहुत ज्यादा आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ मतलब महाद्वीप है ये। ठीक है। लेकिन कुछ विशेषताएं इसकी, जैसे कि आप अफ्रीका पे आओगे, दक्षिण अफ्रीका की ओर आओगे, अफ्रीका नाम सुनते ही लोग दक्षिण अफ्रीका समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो दक्षिण अफ्रीका है वो उसका दक्षिणी, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है। भारत का जैसे दक्षिणतम बिंदु आपको कहा जाता है तमिलनाडु या कन्याकुमारी आप कहते हो, और वैसे आप बात करते हो तो क्या, कौन सी बात करते हो? अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट की। ठीक है। उसी तरह जो अफ्रीका का सबसे लास्टली पॉइंट है वो क्या है? साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में जब हम लोग इतिहास पे जाते हैं अफ्रीका के, तो सबसे पहले आपको दिखता है एक यात्री का नाम याद आता है, जिसका नाम है वास्को डिगामा। और उसके पहले भी एक यात्री थे जिनका नाम है क्या? जो कि कोलंबस नहीं यार, कोलंबस तो अमेरिका में गए थे। ठीक है। उनका नाम मुझे याद नहीं रहा एग्जैक्टली, मैं बता दूंगा। लेकिन वो जब पहुंचे थे, शायद अल्ब्रेज या हाँ ऐसे ही कुछ नाम है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। लेकिन वो कहां तक पहुंचे थे? साउथ अफ्रीका के लास्ट पॉइंट पे ही पहुंचे थे, केप ऑफ गुड होप, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तमाशा अंतरिम। वो यहीं से लौट के चले गए थे। जो रास्ता दिखाया वास्को दी गामा को, उन्होंने ही दिखाया। ठीक है। तो उन उन चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने अफ्रीका के इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा, कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? अफ्रीका। जिसमें हमने बोला कि 54 देश आपको देखने को मिलेंगे, 54। एशिया में कितने देश थे? 50 थे। ठीक है। और अब देखिए, जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है ना? देश हैं ज्यादा, लेकिन एशिया का क्षेत्रफल जो है क्या है? ज्यादा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया क्या है? ज्यादा है। देश है अफ्रीका में ज्यादा, ठीक है ना, एशिया से, है ना? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है, कि मतलब जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जब आओगे आपको यूरोप दिख रहा होगा, और यहीं पे
जिब्राल्टर जल संधि आप देखोगे बहुत जूम करके तो यहीं पे आपको जिब्राल्टर जल संधि आपको दिखेगा। तो याद रखना, जैसे हम लोग याद रखते हैं एशिया वाले में कल पढ़ रहे थे तो एक जल संधि के बारे में पढ़ा था, बेरिंग, बेरिंग के बारे में पढ़ा था, जो किसको इसको अलग कर रहा था, नॉर्थ अमेरिका को, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग कर रहा था। और यहाँ पे जो जल संधि है वो यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रहा है, कौन, जिब्राल्टर। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके पूर्व में हम लोग बात कर चुके कि पूर्व में कौन सा है भैया, हिंद महासागर, और पश्चिम में कौन सा, अटलांटिक। ठीक है, इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट कहते हैं। ठीक है, अब मतलब कि कंट्रास्ट मतलब कि एक होता है क्या, कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, हाँ, विरोधाभास वाली जो चीजें हैं, है ना, यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट का मतलब नाम दे दिया गया है। ठीक है, जैसे कि एशिया को क्या कहा जा रहा था, उगते सूरज का देश, तो उसी तरह कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसको कहते हैं, अफ्रीका को। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त तीनों गुजरती है। देख सकते हैं आप लोग आराम से, 23.5 0 डिग्री एंड 23.5 कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है विक्टोरिया, हम लोग सब लोग को मालूम है ना, होकर विषुवत रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा गुजरती है और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी निकलती है, नील नदी। ठीक है, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर क्या हो जाती है, गिर जाती है। हम लोग सब लोग को पता है कि यहीं पे कहीं लेक विक्टोरिया है और लेक विक्टोरिया से यहीं से क्या होती है, नील नदी, नील नदी यहाँ से निकलती हुई और फिर कहाँ जा गिरती है, भूमध्य सागर में। ठीक है, जब हम लोग पढ़े थे नदी के बारे में तो उस समय देखा था हमने। तो इस चीज को याद रखेंगे कि सबसे बड़ी झील तो याद रखना ही है, उसके अलावा किस रेखा को काट रही है, विक्टोरिया झीला, हाँ, विषुवत, और फिर भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अब देखिए जो विशेष बात है कि पहले एक नोट टाइप से कि पहले विश्व का सबसे गर्म स्थल अफ्रीका में ही था, जिसका नाम था क्या, अल अजीजिया। ठीक है, अल अजीजिया था, पर अब विश्व का सबसे गर्म स्थान क्या हो गया है, ग्रीनलैंड। कहां पे, रेंज मृत्यु घाटी, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहां पड़ता है, अमेरिका में, तो उधर पड़ गया है क्या, अपना गर्म स्थान। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान हम लोग देख चुके थे। ठीक है, एशिया में सबसे ठंडा स्थान कौन सा था, बरखोयास्क, और सबसे ठंडा स्थान था, वो सबसे गर्म स्थान कौन सा था, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कहां पर है, कैलिफोर्निया में अब हो गया है, नहीं तो बहुत दिनों से था क्या, अल अजीजिया। अब देखते हैं विक्टोरिया झील के बारे में हम लोग जान गए, किसको काट रहा है, विषुवत रेखा को। अब देखिए कांगो नदी आ जाती है कि अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, दो बार, समझ रहे हैं ना, मतलब कि विषुवत रेखा को ही अफ्रीका की कांगो नदी भी काट रही है और लिम्पोपो नदी किसको काट रही है, मकर रेखा को। तो आपको दिख जाएगा कौन सा, यहाँ पे, यहीं पे करीब दिखेगा आपको कांगो। ठीक है, कांगो ये दिखेगा आपको, और यहीं से ये कांगो नदी, जायरे नदी भी जिसको कहते हैं उसका नाम है। ठीक है, यहीं से निकलती है और ये 2 बार किसको काटती है, विषुवत रेखा को। और जैसे ही आप मकर रेखा के बोत्सवाना के करीब, जिम्बाब्वे करीब पहुंचते हो, यहीं पे दिखेगा आपको कौन सी नदी, लिम्पोपो, और ये किसको काटेगी, मकर रेखा को 2 बार। तो याद रखेंगे, क्योंकि कांगो याद रहेगा वैसे ही, क्योंकि विषुवत रेखा से ही गुजरती है कांगो रिपब्लिक ऑफ कांगो 2 है, देख लो 2 नाम है, कांगो है एक, और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, 2 देश है। ठीक है ना, और दोनों वहीं पे। ओके, तो ये याद रखेंगे कि अफ्रीका की कांगो नदी है विषुवत रेखा को 2 बार और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका का ट्रांसवेल क्षेत्र, ठीक है, जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्वविख्यात है, तो ट्रांसवेल याद रखेंगे। ट्रांसवेल क्षेत्र किसके लिए है, जानवरों के लिए, जेब्रा के लिए। ठीक है, Z² याद रखेंगे, वैसे ही याद रहेगा। अब देखिए, ये हम एक दिन टॉपिक हम कवर करवाएंगे, छोटा सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा अलग टॉपिक है कि किस घास के मैदान को कहाँ पे क्या कहा जाता है। वैसे सबका जलवायु जो क्लाइमेटिक जो इफेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे कि विषुवत रेखा के करीब क्या होगा, ज्यादातर बारिश होगी, गर्मी पड़ेगा, इवेपोरेशन होगा, बारिश होगी, जल चक्र वैसे ही चलता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होना चाहिए, बहुत घना घना वन होना चाहिए, है ना, तो सदाबहार वन वहां पाए जाने चाहिए। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो हल्का सा वृक्ष का क्या हो जाएगा, लंबाई कम हो जाएगा, घना कम होने लगेगा। ठीक है, फिर थोड़े से ऊंचे पे जाओगे, ठंडे मरुस्थल पे, तो अलग बात हो जाएगी। या पर्वतों पर जाते हो, जैसे हिमालय पर जाते हो, तो देखते हो कि एकदम छाया वाला वृक्ष नहीं, एकदम त्रिकोण टाइप से, त्रिभुज टाइप से वो वाला, है ना, तो वो सबका क्लाइमेटिक इफेक्ट पड़ता है। लेकिन घास में भी यहाँ पे अब याद रखेंगे कि उष्ण घास का मैदान सवाना, और हर जगह अलग अलग नाम हो जाता है।
ठीक है। अफ्रीका, जब हम लोग अमेरिका अमेरिका की बात करेंगे, दक्षिणी अमेरिका की, वहां पे अलग यही घास होगा लेकिन नाम अलग हो जाएगा। ठीक है। अफ्रीका में इस घास के मैदान को, उष्ण घास के मैदान को, जहां पे गर्मी पड़ती है, मतलब जीरो से करीब करीब आपको 23.5 डिग्री के बीच में कह सकते हैं, तो वहां पे क्या होगा, सवाना। और शीतोष्ण, अब समझ रहे हैं, ऊपर पहुंच गए 30 के आसपास, तो फिर क्या हो गया, विल्ड। वही मैदान मतलब घास का क्या हो गया, आकार वगैरह छोटा हो गया थोड़ा और घनाई कम हो गई, तो फिर क्या कहना लगा, विल्ड। ठीक है। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग, ठीक है, बोलता है केप काहिरा, जो कि दक्षिणी अफ्रीकी गणराज्य के केपटाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक। अब दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य कहां पर है भाई, यही है डेमोक्रेटिक, कहां है, हाँ हाँ, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये ठीक है। हाँ, यहां से निकलती है और इधर होते हुए इजिप्ट, इसी को कहते हैं मिस्र, इंग्लिश में इजिप्ट और वैसे मिस्र, ठीक है ना, यही नील नदी होते हुए वहीं से गुजरती है ना। तो यही है कि यहीं से निकलकर रेल मार्ग इसका कहां पहुंचता है, मिस्र के काहिरा नगर तक पहुंचता है। ठीक है। अब देखिए, बेसिया में कल हम लोग पढ़े थे, तो सबसे बड़ा रेल मार्ग, रेल मार्ग की बात कर रहा हूं मैं, प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं देवी। ट्रांस साइबेरियन पढ़ाया था ना, ट्रांस साइबेरियन। तो ट्रांस साइबेरियन था एशिया में। अफ्रीका में कौन सा है भाई, सबसे लंबा केप काहिरा। कहां से कहां पहुंच रहा है, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केपटाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सुएज नहर पे आ गए हम लोग। ओके, सुएज नहर मतलब कि लाल सागर, रेड सी पे ध्यान देंगे। और यहीं पे बात होती है कि मिस्र में सुएज नहर है जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है, यहीं पे है कहीं। ठीक है। यहीं पे तुमको दिखेगा क्या, सुएज नहर बहुत पतली सी है, और मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर और लाल सागर को, दोनों को क्या मिलाती है, कौन, सुएज नहर। ठीक है। इस नहर का निर्माण, ये भी क्वेश्चन आता है कि कब हुआ, मतलब कब खोला गया, तो 1869 में। अगर ये नहर खुला होता है ना, तो फिर व्यापार में तकलीफ नहीं होती, वास्को डी गामा उतना घूम के नहीं आता है ना। तो सुएज नहर में 1869 में खोला गया। इसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर की दूरी क्या हो जाती है, बच जाती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है, ये भी याद रखेंगे। और मिस द्वारा 1956 ईस्वी में इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1956 में। ओके। सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट सुएज और उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद है ना। तो पोर्ट सुएज, सुएज से सुएज उत्तर में, और दक्षिण में क्या हो गया, सईद। सुएज और, हाँ ठीक है, दक्षिण में क्या है, सुएज है, सॉरी। तो दक्षिण में इधर आएंगे तो अपना क्या हो जाएगा, सुएज हो जाएगा, और ऊपर में क्या आ जाएगा, सईद। एक तरह से वैसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरबिया है। ठीक है, हाँ सऊदी अरबिया है, तो उसके ऊपर सईद, उसका भी हो सकता है इफेक्ट हो मुसलमानों का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान, दक्षिण अफ्रीका में, जो कि क्या, किस चीज का उत्पादन करता है, और हीरा का ही। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है, किम्बरले की, वो भी दक्षिण अफ्रीका में ही पड़ता है। और एक और है अपना, कौन सा, ओरापा। बोत्सवाना विश्व की सबसे बड़े हीरे की खान है। कहां पे है बोत्सवाना, बोत्सवाना भी यहीं पे है, दिखा देते हैं एकदम अफ्रीका के ऊपर में, बोत्सवाना। तो यहाँ पे ओरापा है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है, और ये इसके दृष्टि से, उत्पादकता की दृष्टि से कौन सी है, किम्बरले। दोनों हीरे की खान ही है, दोनों वहीं पे पड़ती है अफ्रीका में। विश्व का सबसे विशाल हीरा को दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खान से जनवरी 1905 ईस्वी को सर थॉमस कूलीनान ने खोजा था, और इसीलिए इस हीरे का नाम ही क्या पड़ गया था, कूलीनान। ठीक है ना। तो सबसे विशाल हीरा वहीं पे खोजा गया कूलीनान के नाम पे, ठीक है, कूलीनान ने खोजा था। उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा, ठीक है, सहारा आपको दिखता है यहीं पे, है ना। और चाड झील इसी मरुस्थल में क्या है, स्थित है। अब चाड झील यहाँ पे दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, यहीं पे कहीं पे है, दिख जाएगा यहाँ पे, लेक चाड, है ना। चाड देश भी है और लेक चाड यहीं से निकलता है। तो याद रखना किस मरुस्थल से निकलता है, तो सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल अफ्रीका किधर है, तो उत्तर में। ठीक है। अब एक और मरुस्थल का नाम आता है किसका, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जैसे ही आते हो कालाहारी डेजर्ट आता है ना। सब दिख रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एटलस पर्वत, है ना। एक तो हम लोग को पता है कि सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है अफ्रीका की, किलिमंजारो, किलिमंजारो। और अब एटलस की एक बात हो रही है, तो एटलस पर्वत कहाँ है, उत्तर पश्चिम अफ्रीकी महाद्वीप में है, मतलब यहाँ पे कौन सा देश पड़ता है, याद रखोगे, मोरक्को, मोरक्को पड़ेगा यहाँ पे। देखेंगे यह अल्जीरिया, ट्यूनीशिया तथा मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई में। तो देख लेते हैं अल्जीरिया, कौन कौन सी,
मोरक्को है, ट्यूनिशिया है, और क्या बोलता है, अल्जीरिया का नाम लेता है यहीं पे। ठीक है, यही वाला जो स्थान है अपना क्या है, किस कौन सा, एटलस। ठीक है ना, अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनिशिया। अब देखते हैं आगे, ये नवीन वलित पर्वत है। वलित पर्वत हम लोग को समझ में आता है, फोल्ड माउंटेन क्या होता है, क्या होता है फोल्ड माउंटेन, जहां पर प्लेट्स आपस में टकराती हैं और फिर क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है, वही वलित पर्वत होता है। हिमालय भी अपना वलित पर्वत है, ये भी वलित पर्वत है। और एक और वलित पर्वत मैंने द्वीप बताई थी, कौन सी, अंडमान निकोबार। ठीक है, वो भी वलित ही है। हाँ, उसी का विस्तार है, हिमालय का ही विस्तार है, इसलिए वलित हो गया। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है माउंट टाउबकल, किसकी, एटलस की, माउंट टाउबकल, जो दक्षिण पश्चिम मोरक्को में स्थित है, मतलब कि यहीं पे कहीं पे मिलती होगी, दक्षिण पश्चिम में एटलस माउंटेन में ही यहीं पे कहीं मिलती होगी। ठीक है, माउंट कल, माउंट टाउबकल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एबिसिनिया का पठार है, ठीक है ना, एबिसिनी का पठार है अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में, यहीं पे कहीं दिखेगा, इथियोपिया जो है, यही जगह जो है, यही कहलाता है एबिसिनी। अब यहाँ पे दिख रहा होगा पहले का, नहीं दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा, देखते हैं, नहीं दे रहा है। ठीक है, यहीं पे इथियोपिया को ही कहते हैं एबिसिनी। ठीक है ना, तो यही बात हो रही है। चलो, पठार जो है, ये जो अबिसिनी का पठार है वो कहां पर है, आर्किन युग का है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश होते हैं, अभी आगे जाके मैं बता दूंगा। इथियोपिया का नाम आएगा, डिजिबूती का नाम आएगा और सोमालिया का नाम आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखोगे इथियोपिया है, डिजिबूती है, और सोमालिया कहां पर है, यहीं पे है सोमालिया भी, सोमालिया है ना। ये हॉर्न देखो, हॉर्न की तरह बना हुआ है ना, सिंह की तरह, ये वाला एरिया, ये पूरा अगर देखोगे ध्यान से, ये है ना सिंह की तरह, इसीलिए इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। 3 देश। ठीक है, पठार जो है मुख्य रूप से इथियोपिया में स्थित है। हाँ, या आ ही गया, इथियोपिया में ही है, कौन सा, अपना अबिसिनिया का पठार। ठीक है, और कल हम एक पठार का नाम लिए थे बहुत ही खास, कौन सा, क्या कहते हैं उसको, संसार का छत। ठीक है, चौहद्दी याद रखना कि किधर कौन सा है, तिएन सांग किधर था, पूरब में या पश्चिम में या उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में था। ठीक है, हिंदू कुश किधर था, पश्चिम में था। ठीक है ना, ये सब चीजें देख लेना एक बार ध्यान से। और यहाँ पे भी याद रखना कि इथियोपिया में स्थित है कौन सी, अबिसिनिया का पठार। एबिसिनिया जो इथियोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा था। ठीक है ना, अबिसिनिया ही कहते थे इथियोपिया को पहले, है ना। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर और किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। किम्बरले का खान हम लोग जान ही गए। ठीक है, और जोहान्सबर्ग को क्या कहते हैं, स्वर्ण नगर, क्योंकि वहां पे सोना खूब खान है वहां पे। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन में कौन करता है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान रखना कि 3 गो राजधानी है इसकी। एक तो न्यायिक राजधानी, जिसका नाम है क्या, किसकी, दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दक्षिण अफ्रीका फोकस करेंगे। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कौन सी है, ब्लॉम फाउंटेन। ठीक है, फाउंटेन से याद रखेंगे, फाउंटेन पेन से, है ना। उसके बाद प्रिटोरिया जो है प्रशासनिक राजधानी है ना, प्रिटोरिया। और केपटाउन क्या है, विधायी राजधानी, मतलब कि विधायी वाली जो लॉ बनाती है वो वाली राजधानी है। ठीक है ना, और इसी तरह से अपने कश्मीर में भी दो राजधानी आप लोगों को मालूम होगा, जम्मू कश्मीर की, कौन कौन सी, श्रीनगर और दो है ना, कश्मीर है और श्रीनगर है, दोनों है। ठीक है, ठंडा और गर्मी के मौसम से ऐसा हो जाता है, जैसे कि श्रीनगर में ऊपर पहुंचते हो ना, घाटी में चले जाते हो तो बहुत ठंडा पड़ता है। ठीक है, तो जब वहां पे जब ठंडा का सीजन आता है, जब नवंबर दिसंबर, तो वो शिफ्ट होके कहाँ पहुंच जाता है, ठीक है, और फिर जब ये होता है तो फिर ऊपर पहुंच जाता है, तो ऐसे ही होता है। तो प्रिटोरिया जो है यहाँ पर प्रशासनिक राजधानी दिखेगी, और केपटाउन जो दिखेगा विधायी राजधानी। अब देखते हैं आगे, एक जलप्रपात का नाम आता है विक्टोरिया, हम लोग पढ़ चुके। विक्टोरिया किस नदी पर, नील नदी पर। अब स्टेनली जलप्रपात की बात होती है, कांगो। कांगो हम लोग देख चुके हैं कहां पर है, एकदम बीच में विषुवत रेखा पर, इधर उधर पहुंचना ही नहीं है। ठीक है, जलप्रपात जो कांगो नदी पर, और विक्टोरिया प्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर, है ना। तो विक्टोरिया जो प्रपात है, याद रखेंगे, जाम्बेजी नदी पर, नील नदी मतलब वहां से निकलती है, सॉरी, विक्टोरिया जो प्रपात है उससे नील नदी निकलती है, लेकिन विक्टोरिया प्रपात किस पे है, जाम्बेजी नदी पर है ना। जल प्रपात वही है, झील वो, और क्या।
हाँ, झील जलप्रपात सब वही है, सेम चीज है। अब देखो ना, यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि नील नदी का उद्गम स्थल क्या है, विक्टोरिया झील या विक्टोरिया प्रपात, वहीं से है ना। और आसवान बांध नील नदी पर है। नील नदी पर कौन सी है? आसवान। ठीक है ना। तो याद रखेंगे तीनों कि स्टेनली स्टेनली कांगो नदी पर है, ठीक है, स्टेनली जलप्रपात, और विक्टोरिया प्रपात किस पे है? जाम्बेजे नदी पर। और आसवान बांध किस पर है? नील नदी पर। ठीक है ना। अब देखो, अरे यार ये क्या हो गया है? नहीं नहीं, मगर अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी भारी मात्रा में जल बहाकर क्या हो जाती है? अटलांटिक महासागर में ले जाती है। सबसे ज्यादा हम लोग पढ़े थे कि जल बहाकर ले जाने वाली नदी कौन सी है पूरे विश्व में? पढ़े थे उस समय। अमेजन का नाम याद है? अमेजन नदी घनत्व की दृष्टि से सबसे ज्यादा जल बहाने वाली। और यहाँ पर अफ्रीका में कौन सी है? जायरे। ठीक है, जो कि इसे इसे अंतिम भाग में क्या कहते हैं? कांगो नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो यही है अपना, कहा गया, यहीं पे दिखेगा तुमको जायरे, यहीं पे दिखती दिखती है, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? कांगो भी कहते हैं। जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध, ठीक है ना, से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन होता है। और सबसे ज्यादा जल विद्युत एशिया में सबसे ज्यादा कौन करता है? कौन सा देश? जापान। और इसमें सबसे नदी जो है कौन सी है अपनी? जाम्बिया। जाम्बिया में जाम्बेजी नदी, ठीक है ना, जिस पर की सबसे ज्यादा ये होता है। ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ा देश जो है काहिरा है ना। और अब आगे बढ़ते हैं कि 6 देश जो नाम आएगा, अंगोला का, बोत्सवाना का, और मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे कहां पर हैं? आपको कुछ आइडिया है इसके देश के बारे में? दो इधर दिखेंगे आपको, कौन कौन से? अंगोला और बोत्सवाना। और इधर और सब दिखेंगे, देख लेते हैं एक बार अगर होगा यहाँ पे तो। देखिए, अंगोला है, ठीक है, बोत्सवाना तो है ही, जिम्बाब्वे है, जाम्बिया है ना, तंजानिया है। ये जो देश हैं, 5-6 देश जो हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्रंट लाइन स्टेट्स। ठीक है। तो याद रखोगे 6 देश हैं जिसको क्या कहते हैं? फ्रंट लाइन। ओके। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से तीनों का नाम ले चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, अब देख चुके हैं, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। तो इसमें बहुत ज्यादा ये लेना नहीं है, यहीं पे टेंशन यहीं पे है। ठीक है। उसके बाद भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, कांगो तो था ही, नाम इधर उधर हो गया है। केन्या है, युगांडा है, रवांडा है ना। ये सब जितना कुछ दिख रहा है ना, ये केन्या, रवांडा, कॉन्गो, ठीक है, और हाँ यही सब है। कॉन्गो यहाँ पे देख लोगे क्या क्या नाम देता है कि वही केन्या का नाम होगा, फिर कांगो होगा, फिर युगांडा है, और सोमालिया का नाम लेता है ना। हाँ, सोमालिया का नाम लेता है, यही हल्का सा छू रहा है, जैसे टच कर रहा है हल्का सा, है ना, सोमालिया। फिर तो इस तरह से कितना देश हुआ? एक एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ। 5 देश जो हैं जो क्या कर रहे हैं? भूमध्य रेखा को टच कर रहे हैं, ठीक है, अफ्रीका के। और इंडिया में कर्क रेखा को टच करने वाले 8। ठीक है। मिस्र के किसान को क्या कहते हैं? फेल्ला। ठीक है। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? घाना। घाना कहाँ पे पड़ेगा? यहीं पे पड़ेगा घाना, ये घाना देखो, ठीक है, ये है घाना अपना। इसको क्या कहते हैं? गोल्ड कोस्ट, है ना। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों? ब्लाइंड कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ यहाँ पे है ही नहीं, सब तरफ से पिछड़ा हुआ है। इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल का नदी कहा जाता है। नाइजर को क्या कहा जाता है? पाम, तिल ताड़ का देश, ठीक है ना, तेल बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है। और मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। मतलब इजिप्ट को, इसको एशिया और यूरोप का, क्योंकि भाई सब जो लोग भी आता है एक बार ठहरता होगा, जो नाव नदी है ना, ये जो जहाज वहाज जाती होंगी तो। अब लास्ट है अपना कि अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क और मकर दोनों रेखा गुजरती है। वैसे तीनों रेखाएं गुजर रखी हैं। और कांगो देश वनों का देश कहा जाता है। जो कांगो है वनों का देश इसलिए भी क्योंकि विषुवत रेखा से गुजर रहा है, बारिश होगी तो वन होगा ही होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। ठीक है। तो मेन जो याद रखना है ना मैपिंग में, वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो तुमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। हाँ, उसके अलावा जो देश जो देश ये हो रहे हैं यहाँ से, अब ये मैंने यहीं पे लिखा है, यहाँ पे लिख देना चाहिए था मुझे, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी जो देश गुजर रहे उसको भी देख लेंगे, और यहाँ से भी, है ना। तो इसको एक बार देखेंगे, और बाकी पर्वतों का ध्यान रखेंगे कि एटलस पर्वत कहाँ पर है ना, और किन किन देशों में फैला हुआ है।
ये सब चीजें। उसके बाद महासागर देख लेंगे, कौन सी जल संधि अलग कर रही है, जिब्राल्टर। इस चीज को देख लेंगे। रेड सी कहाँ पर है देख ही लिया हमने, है ना, सुएज नहर देख ही लिया हमने, ठीक है। तो सब ध्यान में रखना है, बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। तब तक के लिए आप लोग अगले सीरीज में मिलते हैं हम दूसरे महाद्वीप के साथ। तब तक के लिए बाय।